Welcome to Perfection IS. My name is Dhanisha Beniwal, and this is our third lecture in the Current Affairs lecture series for the section Environment and Ecology. So let's start with the first news of this section. पहली न्यूज़ है वो रिलेटेड है रामसर साइट से। तो इंडिया ने रिकॉग्नाइज की है कितनी 26 रामसर साइट्स को इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है, और अब जो है इंडिया के अंदर टोटल 75 रामसर साइट्स हो गई हैं, जिनका लगभग इतना एरिया है। ये एरिया याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ये नंबर याद रखने की ज़रूरत है। इंडिया ने 26 रामसर साइट्स को अंडर द कन्वेंशनल डेजिग्नेट किया है एज द वेटलैंड, और टोटल रामसर साइट्स इंडिया में अब 75 हो गई हैं एज ऑफ जनवरी 2023। सो ये इंडिया के रामसर साइट्स का मैप है, और जो रामसर साइट्स अभी हाल फिलहाल में डिसाइड की गई हैं, 26 रामसर साइट्स जो रिकॉग्नाइज की गई हैं, वो सभी यहाँ पर मेंशन है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में, जो कि है 14, यानी कि 14 रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि रामसर साइट्स होती क्या है। बेसिकली ये ऐसे प्लेसेस होते हैं जिनको एज अ वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड रिसोर्स यूसेज के लिए डेजिग्नेट कर दिया जाता है। जो रामसर साइट्स का डेजिग्नेशन है वो किसी भी वेटलैंड को फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड रिसोर्स यूसेज का एक स्टेटस देता है, जिससे उसको कंजर्व किया जाता है एंड एज वेल एज उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द रामसर साइट्स। अब रामसर साइट्स में एज अ वेटलैंड्स जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है वो क्या क्या होते हैं? लेक्स हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल की पोंग डैम है, जिसको बियास रिजर्वॉयर जो है उसका दूसरा नाम है पोंग डैम। ये है उत्तराखंड में, और ये एक उत्तराखंड में क्या है? रामसर साइट्स है। तो ये क्या है? एक तरीके की लेक है। एक्विफर्स भी रामसर साइट्स बनते हैं, मार्शेज एंड मैनग्रोव, जैसा कि आप सुंदरबन देख सकते हैं, भीतरकनिका देख सकते हैं। पीटलैंड्स होते हैं। पीटलैंड्स बेसिकली क्या होते हैं? जहां पर जो ट्विग्स होती हैं, ट्विग्स मतलब छोटी मोटी जो लकड़ियां पेड़ से टहनियां टूट के गिर जाती हैं, पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, तो ये सभी क्या होती हैं? एक तरीके से ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाती हैं, और फिर मॉइस्चर के वजह से धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू होती हैं, तो वो क्या है? पीटलैंड बन जाता है। राइट, जहाँ पे बायोमास बहुत ज़्यादा होता है। एस्चुरीज होती हैं जहाँ पर डेल्टा नहीं फॉर्म होता और रिवर मिक्स होती है सी या फिर ओशन वाटर में, एंड बिकॉज ऑफ द हार्ड रॉक्स डिपोजिशन नहीं हो पाता है एंड डेल्टा फॉर्म नहीं होता, वहाँ पे एस्चुरीज फॉर्म होती हैं। कोरल रीफ्स भी एक तरीके से रामसर साइट्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, एंड सैचुरेटेड एंड फ्लडेड एरियाज आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड्स, जैसे कि भरतपुर आप देख सकते हैं, वहाँ पे कियोलादियो जो वेटलैंड साइट्स है, रामसर साइट्स है राजस्थान में। ठीक है, तो इस तरीके से देन रामसर साइट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है? रामसर साइट की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 1 ऑफ द 9 जो क्राइटेरिया डिस्क्राइब किए गए हैं अंडर द रामसर कन्वेंशन, उसको फुलफिल कर दिया जाए। कोई ना कोई अगर एक भी क्राइटेरिया 9 क्राइटेरियाज में से फुलफिल हो जाता है तो रामसर साइट्स को डेजिग्नेट कर दिया जाता है, जिसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जैसे कि सस्टेनिंग द वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल सिस्टम। अगर ऐसा कोई इकोसिस्टम है जिसमें वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को सस्टेन कर रहा है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सुंदरबंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बंगाल टाइगर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसको वो सस्टेन करता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क में आते हैं तो डॉल्फिन्स बहुत सारे ऐसे स्पीसीज एंड एनिमल्स हैं जो भीतरकनिका नेशनल पार्क में एंड भीतरकनिका रामसर साइट्स विच इज रिकॉग्नाइज, तो उसको सस्टेन करते हैं। तो कोई थ्रेटेंड इकोलॉजिकल सिस्टम अगर होता है तो उसको भी रामसर साइट्स जो है डेजिग्नेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से रामसर साइट्स जो है डेजिग्नेट करी जाती हैं। और अगर 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स को होस्ट करता है तो उसको भी रामसर साइट्स डेजिग्नेट करते हैं। 1971 में इस कन्वेंशन को साइन किया गया था टू गवर्न द वेटलैंड प्रोटेक्शन एंड यूसेज, और रामसर जो जगह है ये जगह है ईरान में। क्लियर? तो ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था ऐसे इकोसिस्टम, ऐसे वेटलैंड इकोसिस्टम, मार्शेज एंड ग्रूव्स, मैनग्रोव्स इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए।
विद इफेक्ट फ्रॉम 1975, यानी कि रामसर कन्वेंशन हुई तो 1971 में थी, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट हुआ था 1975। एक इंटरनेशनल पैक्ट है ताकि वेटलैंड का वाइज यूज किया जा सके। वाइज यूज से बेसिकली मतलब है कि उसका एक सस्टेनेबल यूज किया जा सके। क्लियर? ताकि उसके रिसोर्सेज ना केवल हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स को फुलफिल करे, बल्कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी नीड्स जो है फुलफिल हो। तो यही कॉन्सेप्ट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल यूसेज का। सो इकोसिस्टम टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाए ताकि वेटलैंड्स को मेंटेन किया जाए, उनके नेचुरल यूनिकनेस को मेंटेन किया जाए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी अचीव किया जाए। इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, और भी दूसरे 5 ऑफिशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस कन्वेंशन के साथ पार्टनरशिप में वर्क करती हैं, जिसमें है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, IWMI, वेटलैंड इंटरनेशनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 5 ऑफिशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच पार्टनर्स विद रामसर कन्वेंशन के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। Now let us talk about the Nature Based Solution India Forum. जो इंडिया में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, along with the National Institute of Urban Affairs, and which has these together in partnership along with other partners, दूसरे partners के साथ मिलकर इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सोल्यूशन की जो है एक बात की गई है। इस नेचर बेस्ड सोल्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया है। इंडिया का ये पहला नेशनल अलायंस होगा जो कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि अगर हम क्लाइमेट चेंज और हम ग्लोबल वार्मिंग से डील करना चाहते हैं, उससे मिटिगेशन से डील करना है, उससे अडेप्टेशन करना है, तो हमें नेचर की तरफ जाना है, यानी कि हमारे जो सोल्यूशन है वो नेचर से ही आने चाहिए। तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन हम चाहते हैं। तो जितनी भी ये जो फोरम बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप की जा सके नेचर बेस्ड सोल्यूशन के एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट बॉडीज और लाइक माइंडेड ग्रुप्स थी, ताकि हम अर्बनाइजेशन को एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन के फॉर्म में एक्सपैंड कर सके। बेसिकली एक मल्टी स्टेक होल्डर कॉर्पोरेशन होने वाला है ताकि हम इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी विद रिस्पेक्ट टू द नेचर बेस्ड सोल्यूशन NBS उसको बूस्ट कर सके। जो अर्बन इकोसिस्टम है और अर्बन इकोसिस्टम बेस्ड सर्विसेज है उसको इंटीग्रेट कर सके नेचर बेस्ड सोल्यूशन में, ताकि एक होलिस्टिक प्लान्स, पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट्स को हम लीड कर सकें। We know it is led by National Institute of Urban Affairs and it is anchored by WRI, which is World Resource Institute India, under the Cities for Forest program. एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सिटीज फॉर फॉरेस्ट प्रोग्राम। उसके अंडर इस चीज को जो है रखा गया है, उसके अंडर जो है इस प्रोग्राम को, इस फोरम को जो है रखा गया है। It is also supported by the Caterpillar Foundation, DEFRA, Government of UK and Norway International Climate and Forest Initiative, जो UK और नॉर्वे गवर्नमेंट का एक कोऑपरेशन है, इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट इनिशिएटिव, वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि ये जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस इंडिया फोरम है, इंडिया का पहला नेशनल लेवल पे एक अलायंस है जो कि अर्बनाइजेशन को नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ जो है इंटीग्रेट कर रहा है या फिर ओरिएंट कर रहा है ना। अब जान लेते हैं कि जो सिटीज फॉर फॉरेस्ट इनिशिएटिव की बात की गई है, जो इसका एक को पार्टनर है, वो है क्या। बेसिकली मोर देन 60 मेयर्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन का एक अलायंस है, एक वॉलंटरी अलायंस है, ताकि जो पब्लिक वाटर यूटिलिटीज एंड को बढ़ाया जा सके एंड जितने भी ऑफिसेस हैं अक्रॉस द ग्लोब उसमें एक सस्टेनेबिलिटी लेके आई जा सके। यानी कि बेसिकली जो सिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है बात की जा रही है। गोल क्या है, जितनी भी वर्ल्ड वाइड सिटीज हैं उनको समझाया जा सके, उनमें ये अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि उनकी जो डिपेंडेंसी है ट्रीज पर, और उनकी जो डिपेंडेंसी है वो ट्रीज पर है, एंड ताकि वो अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर को यूटिलाइज कर सके इन्हीं ट्रीज को जो अर्बन एरियाज में होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी मटेवारा फॉरेस्ट। सो बहुत सारे लोकल्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट और कुछ पॉलिटिशियंस ने जो PM मित्रा स्कीम थी, पंजाब लुधियाना के जो इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है पंजाब का, वहाँ पर उसको अपोज किया गया है। तो PM मित्रा स्कीम है क्या,
बेसिकली एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, यानी कि टेक्सटाइल का एक पार्क बनना था। वही चीज के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर मित्रा स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था। अब उसी स्कीम को जब लोकेट करना है पंजाब में, तो वहां पर जो है कुछ पॉलिटिशियंस ने एंड एनवायरमेंटलिस्ट ने इसको अपोज किया है। बेसिकली जो प्रोजेक्ट की लोकेशन थी वो मटेवारा फॉरेस्ट एंड सतलुज फ्लड प्लेन्स के बहुत नज़दीक थी। जो मटेवारा फॉरेस्ट है नियर द सतलुज, वो लुधियाना का लगभग 2300 एकड़ का जो एरिया है उसको कवर करता है। It borders Ludhiana, and one of the four most polluted cities है for the respirable suspended particulate matter. पॉइंट ये है कि क्योंकि लुधियाना पंजाब का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है, और ऐसे में अगर जितना फॉरेस्ट उसके लिए एक लंग्स की तरह काम करता है, पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर करता है, अगर उसी फॉरेस्ट के लोकेशन के नज़दीक इस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि वो एक तरीके से जो एम्बियंस नेचर होता है एयर का, उसको क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। तो इसी वजह से क्या है, उसके अपोजिशन में, जैसे मैंने आपको कहा कि जो मटेवारा फॉरेस्ट है बेसिकली लुधियाना सिटी का लंग्स की तरह वर्क करता है। यहाँ पे आपको पीकॉक, सांबर, एंटेलॉप्स यानी कि नीलगाय, मंकीज, वाइल्ड बोआस, डियर, सांबर, ये सब आपको क्या है देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं और बानी ग्रासलैंड्स की। सो बेसिकली गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने रिहैबिलिटेट किया है 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ बानी ग्रासलैंड दिस ईयर, और हर साल आने वाले डेकेड में वो ऐसा करेंगे। रिहैबिलिटेशन मतलब कि ये जो बानी ग्रासलैंड धीरे धीरे अगर उसमें डिक्लिनेशन हो रहा है, उसकी जो इकोसिस्टम में डिप्रिवेशन है उसको रिहैबिलिटेट करना, रिजुविनेट करना। सो दिस इज द रीजन व्हाई बानी ग्रासलैंड वाज इन न्यूज। तो बानी ग्रासलैंड से रिलेटेड हम देख लेते हैं। बेसिकली रन ऑफ कच्छ यानी कि ग्रेटर रन ऑफ कच्छ के नजदीक ये होता है। बानी ग्रासलैंड को 1955 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 के अंदर इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का डेजिग्नेशन दिया, यानी कि इट इज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। सेक्शन 26 ऑफ द सेम एक्ट प्रोटेक्ट करता है बानी ग्रासलैंड में जो डेसिडुअस प्लांट्स हैं उनको, जिनके नाम है अकेसिया निलोटिका, साल्वाडोरो पर्सिका एंड कपारिस डेसिडुआ। ये कुछ ग्रासलैंड्स में श्रब्स, बेसिकली श्रब्स होते हैं एंड हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ द ईयर 1927। सो बानी ग्रासलैंड का जो सॉइल की इकोलॉजी है, जो बानी की जो सॉइल इकोलॉजी है, बड़ी ही डेलिकेट है और स्वीट सॉइल है, और उसके ऊपर लगभग 2-3 मीटर के नीचे ये सॉइल जो है मिलती है, और उसके ऊपर क्या है, सॉल्ट है, क्योंकि बानी ग्रासलैंड क्या है, एक तरीके का सॉल्ट मार्श है। बानी ग्रासलैंड क्या है, एक तरीके का सॉल्ट मार्श है। क्लियर? तो 2-3 मीटर मोटी परत की जो नीचे है वो मिलती है क्या, उसके नीचे मिलती है ये स्वीट सॉइल। अगर कोई भी डिस्टरबेंस होती है तो सैलिनिटी बढ़ जाती है, जो लैंड की ग्रेटर प्रोडक्शन है वो डैमेज हो सकती है। बानी ग्रासलैंड में ट्राइबल हर्डर्स मिलते हैं जिनको मालधारीज कहा जाता है। तो बानी जो ग्रासलैंड है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग जो है उससे उसकी वजह से अफेक्ट होता है। एंड एक बहुत ही डेंजरस इन्वेसिव ट्री स्पीसीज है बानी ग्रासलैंड में, जिसका नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये जो जितनी भी इन्वेसिव ट्री स्पीसीज होती हैं बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। तो बानी ग्रासलैंड को एक तो अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग से खतरा है, दूसरा इस इन्वेसिव स्पीसीज से खतरा है। जो डैम्स का जो रनिंग वाटर होता है वो भी बानी ग्रासलैंड में रिकरेंट डॉट ले आता है, जिसकी वजह से सॉइल जो सैलिनिटी है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ जाती है। तो ये भी एक तरीके का बानी ग्रासलैंड के जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, उसको थ्रेट है। अब बात कर लेते हैं रेड पांडा के बारे में। बेसिकली जो वेस्ट बंगाल का सिंगलीला नेशनल पार्क है, विच इज़ वेरी मच नियर टू वेरी क्लोज टू दार्जिलिंग, वहाँ पे रेड पांडास को क्या है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो इस वजह से रेड पांडा न्यूज़ में रहे। तो एक तो हम रेड पांडास के बारे में जानेंगे, और जिस नेशनल पार्क में उसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उस नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। सो दार्जिलिंग हिल जू, इट हैज़ लॉन्च्ड अ बोल्ड रेड पांडा कंजर्वेशन एफर्ट।
जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है वो 20 रेड पांडास को रिलीज करेगा इन द वुड, ताकि आने वाले 5 सालों में आने वाले 5 सालों में वो 20 रेड पांडास को इंट्रोड्यूस करेगा, ताकि जो इनकी पॉपुलेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ऐसे रेड पांडास न्योरा वैली नेशनल पार्क में 32 हैं एंड 38 हो जाएंगे सिंगलीला में, अगर अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सर्वे। So that's why let us know about the red pandas now. So basically red panda का scientific नाम है Elurius fulgens। ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका IUCN स्टेटस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एंडेंजर्ड, यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। टाइनी आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं जो नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार की जो नॉर्दर्न हिमालयाज है वहां और चाइना के सदर्न फॉरेस्ट में मिलता है। सिक्किम का ये स्टेट एनिमल भी है। तो रेड पांडा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो याद रखने वाली है वो है, सबसे पहला उसका साइंटिफिक नेम आप एक बार देख लेना। दूसरा है IUCN की रेड लिस्ट में उसका स्टेटस एंड सिक्किम का ये स्टेट बर्ड भी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगलीला नेशनल पार्क। Now this is सिंगलीला नेशनल पार्क और ये रही उसकी लोकेशन दार्जिलिंग से थोड़ी सी दूर पर, इनफैक्ट दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है। सो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल की, वहां पर ये लोकेटेड है। सी लेवल से ये 7000 फीट की ऊंचाई पर है और सिंगलीला जो नेशनल पार्क है वो सिंगलीला रिज पर लोकेटेड है। पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1986 में और 1992 में इसे इंडियन नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया गया था। पार्क जो है ईस्टर्न हिमालयाज में है और सिंगलीला रिज जो है रन करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ द नेशनल पार्क, ताकि जो वेस्ट बंगाल के जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं एंड ईस्टर्न हिमालय जो रेंजेस हैं टू द वेस्ट ऑफ इट उसको सेपरेट किया जा सके। दो इंपॉर्टेंट पीक हैं जो कि आप सिंगलीला नेशनल पार्क में देख सकते हैं। सबसे पहली है संदगाफू एंड फालूट, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं सिंगलीला नेशनल पार्क की। दो इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं, एक का नाम है रामम रिवर, दूसरी का नाम है श्रीखोला रिवर। ये दो रिवर इस नेशनल पार्क से फ्लो करती हैं। नाउ लेट अस नो अबाउट द स्नो लेपर्ड। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई स्नो लेपर्ड और उनके प्रे के ऊपर। तो दैट्स वाई स्नो लेपर्ड जो है वो न्यूज में आ जाते हैं और साथ ही साथ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी न्यूज में आ जाता है। सेंट्रल एंड सदर्न एशिया के स्टीप माउंटेन्स में सीवियर कोल्ड में ये एनिमल आपको देखने को मिल जाएगा, स्नो लेपर्ड। इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये कैमोफ्लेज करता है विद द स्नो में ऐसे छुप जाता है, इस वजह से इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है। माउंटेन या फिर एल्पाइन इकोसिस्टम के टॉप प्रेडेटर्स होते हैं स्नो लेपर्ड। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। इसे आप अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान में इसकी क्या है रेंज है, यानी कि ये सभी क्या है इसकी रेंज कंट्रीज हैं। इंडिया में आप इसे अपर हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज में देख सकते हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश शामिल है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, साइट के अपेंडिक्स 1 में है एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द ईयर 1972 के शेड्यूल 1 में इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं और इंडिया ने अभी फिलहाल अपने अपडेटेड NDC को सबमिट किया है यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज में। सो ग्लासगो पैक्ट जो हुआ था 26 जो कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 26th मीटिंग थी जो ग्लासगो में हुई थी, उसी का आउटकम था ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। इसमें एनकरेज किया गया है पार्टीज को ताकि वो अपने NDC को रीअसेस करें और उनको रीएनफोर्स किया गया है कि बाय 2022 अपने जो टारगेट है जो उन्हें 2030 तक अचीव करने उसको अपडेट कर सके। बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट के अंदर नेशंस को ये ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन के रिडक्शन को जो प्रोमिसेस किए गए हैं फॉर एवरी 5 years उन्हें अपडेट किया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने क्या किया है, अपने इंडियन नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को अपडेट किया है। UNFCCC ने इंडिया के पहले NDC को रिसीव किया था 2015 में, यानी कि इंडिया ने अपना पहला नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन 2015 में UNFCCC को सबमिट किया।
उसमें 8 ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें 3 तो क्वांटिफाइबल थे, जैसे कि इमिशन इंटेंसिटी का रिडक्शन, नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर एंड इन द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी उसको मेजर करना, और दूसरा कार्बन सिंक को फॉर्म करना वाया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ये 3 जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे, ये क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया। अब इंडिया ने क्या है, रिवाइज किया है एनडीसी। तो इंडिया की जो गाइड है 2021 टू 2030 रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की जो गाइड है, यानी कि बाय 2030 हमको ट्रांजिट करना है टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी। 2017 के एनडीसी को मॉडिफाई किया गया और 2 ऑफ द 3 क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स जो 2015 में सबमिट किए गए थे, विच रिलेटेड टू द इमिशन इंटेंसिटी एंड नॉन फॉसिल फ्यूल्स इन द इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, उसको मॉडिफाई किया गया है। तो अपडेटेड कमिटमेंट हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है, इंडिया ने जो एनडीसी में कमिट किया था, ताकि जो ग्रीन जीडीपी इमिशन है, सॉरी जीडीपी का जो इमिशन इंटेंसिटी है उसे हम बाय 45% तो कम करें बाय 2030 फ्रॉम द 2005 लेवल, यानी कि 2005 के लेवल को मेजर करते हुए बाय 2030 हमको जो हमारी इमिशन इंटेंसिटी है उसको बाय 45% तक कम करना है। दूसरा यह है कि बाय 2030 हमको फॉसिल फ्यूल एनर्जी 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है, उसको 50% हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से आनी चाहिए। दूसरा, इंडिया ने अपने एनडीसी में लाइफ को भी प्रमोट किया है, जिसका मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी कि एक हेल्थेबल सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना। अब इंडिया ने COP 26 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने एक इंडिया के जो 5 टारगेट्स हैं जो हमें अचीव करने हैं उनको सबमिट किया, जिनका नाम उन्होंने दिया पंचामृत, यानी कि बेसिकली ऐसे 5 टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना है। उसमें सबसे पहला ये है कि नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी जो है वो हम 500 गीगावाट तक करेंगे बाय 2030। एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स बाय रिन्यूएबल एनर्जी हम इंक्रीज करेंगे बाय 50% बाय 2030। कार्बन जो इमिशन है उसको हम 1 बिलियन टन तक रिड्यूस कर देंगे बाय 2030। 45% से भी ज़्यादा कार्बन इंटेंसिटी को हमें रिड्यूस करना है बाय 2030। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है वो है नेट ज़ीरो इमिशन हमें अचीव करना है बाय 2070। तो ये तो रहे हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आगे बात कर लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ द ईयर 2022। सो बेसिकली इसको राज्यसभा में अडॉप्ट किया गया है, लोकसभा में अडॉप्ट किया गया है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है ऑफ द ईयर 2001, जिसको 2010 में लास्ट रिवाइज किया गया था, उसी को ये बिल जो है अमेंड करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं इस बिल में। सबसे पहली अमेंडमेंट है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की, यानी कि बेसिकली एक कार्बन ट्रेडिंग की जो स्कीम है वो इस बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस करा दी जाएगी। कार्बन ट्रेडिंग मतलब कि अगर कोई प्रोजेक्ट कार्बन इमिशन कर रहा है तो वहीं दूसरा जो प्रोजेक्ट होगा उस कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेगा, और इस तरीके से जो एनर्जी का सर्टिफिकेट्स का जो ट्रेड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी। एक्ट जो है ऑथोराइज करता है सेंटर को, ताकि जितने भी मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज और इंपोर्ट है ऑफ एनी इक्विपमेंट विच मीट्स 6 मंथ और 1 ईयर ओल्ड रिक्वायरमेंट, उसको बैन कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी जो है सेट की जाएगी, ताकि इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं और दूसरी जो एस्टेब्लिश है उसको यूज कर सके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पावर ग्रिड। रिन्यूएबल एनर्जी के कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट्स को प्रमोट किया जाएगा। स्ट्रेंथ ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल प्रमोट किया जाएगा, एंड ऑल्सो सस्टेनेबल एनर्जी कार्बन क्रेडिट को ऑफर किया जाएगा, ताकि बिजनेस सेक्टर को इंकरेज किया जा सके टुवर्ड्स देयर एक्शन टुवर्ड्स द क्लाइमेट एक्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ओशन थर्मल एनर्जी। सो इंडिया का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो प्लांट है उसे बिल्ड किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर जो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा। सो कवराती एक जगह है लक्षद्वीप में, वहाँ पर 65 किलोवाट का ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट जो है बाय यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज एस्टेब्लिश किया गया है, और ये इंडिया का पहला ऐसा प्लांट है। सो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ये प्लांट होता क्या है? बेसिकली
जो पावर है प्लांट के अंदर वो लो थर्मल टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन फैसिलिटी से आएगी, जिसकी वजह से सी वाटर को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये जो लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट है, इसको पावर किया जाएगा इसी फैसिलिटी के द्वारा। 1980 में भी इंडिया ने इस तरीके की एनर्जी कन्वर्जन का प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि उसको 1980 में तमिलनाडु में ही उसको अबैंडन कर दिया गया, यानी कि तमिलनाडु में इस तरीके की फैसिलिटी एस्टेब्लिश करी जाने वाली थी, मगर 1980 में इंडिया ने इस प्लान को अबैंडन किया और अब कवारती लक्षद्वीप में इस प्लान को एस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि बिल्ड किया गया है। अब ये ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता क्या है? बेसिकली जो डीप ओशन टेम्परेचर डिफरेंशियल होता है, यानी कि एक सतह से दूसरी सतह तक जो एक टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, उसी टेम्परेचर के डिफरेंस को यूटिलाइज करते हुए एक पोटेंशियल जो है क्रिएट किया जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रिएट होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्रिएट किया जाएगा। टॉपिकल सरफेस जो होता है वो वार्मर होता है देन द डीप वाटर, क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है, उसका पेनिट्रेशन कुछ लिमिटेड है, कुछ अप टू सर्टेन एक्सटेंट और अप टू सर्टेन मीटर्स ऑफ द ओशन। तो जब ऊपर की सतह क्या होगी, वार्म होगी, और नीचे की सतह क्या होगी, कोल्ड होगी, तो अब ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंशियल क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसी टेम्परेचर डिफरेंशियल को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, जिसकी वजह से टर्बाइंस को मूव किया जाएगा। और मिनिमम डिफरेंस क्या होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से टर्बाइन क्या है, मूव कर सकती है। और इंडिया में OTEC का पोटेंशियल कितना है, लगभग 1,80,000 मेगावाट, इतना पोटेंशियल है इंडिया के पास। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अर्थ गंगा। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ गंगा की। बेसिकली जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, उसका जो यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उस दौरान पे एक नया अर्थ गंगा एक्टिविटीज जो है अनाउंस की गई हैं। तो इसीलिए हम अर्थ गंगा जो है न्यूज़ में रहा। बेसिकली 2019 में जो नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग हुई थी कानपुर में, वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने अर्थ गंगा को प्रमोट करने का एक प्लान बनाया था। अर्थ गंगा का काम क्या है, ताकि इकोनॉमिक लाइवलीहुड को क्रिएट किया जा सके, ताकि हम नमामि गंगे को सपोर्ट कर सके। गवर्नमेंट का मेन जो एफर्ट है ताकि हम गंगा को क्लीन कर सके, उसकी ट्रिब्यूटरीज को क्लीन कर सके, उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। इसी के अंदर क्या है, नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि जलज, जो कि 26 प्लेसेस हैं गंगा बेसिन में, वहां पर जो है लॉन्च किया गया है, ताकि गंगा बैंक्स पर क्या है, लाइवलीहुड को प्रमोट किया जा सके, जैसे कि स्मॉल स्टोर्स और फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर, यानी कि अर्थ गंगा। तो अर्थ रिलेटेड होता है इकोनॉमी से, यानी कि गंगा से क्या है, इकोनॉमी बनाने की कोशिश, यानी कि गंगा के जो फ्लो है अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर, जितने भी कुछ ऐसे स्मॉल स्टोर्स और फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर्स को ओपन किया जा सके, ताकि गंगा बेसिन के जो आसपास स्टेट्स हैं वहां पर क्या है, लाइवलीहुड को जनरेट किया जा सके। और ये कब अनाउंस हुआ था, ये नेशनल गंगा काउंसिल की जो 2019 में कानपुर में मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। कुछ इंडिया के इनिशिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्रोटेक्शन। तो उसमें सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एंड जो कि रिवर डॉल्फिन्स और रिवर इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, वहाँ पे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वो हो गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, वो। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन रिलीज होती हैं, वो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कुछ स्कीम्स रन करती है, जो इन सभी का जो एक कन्वर्जन है स्कीम्स का, वो गंगा को क्या है, प्रोटेक्ट एंड क्लीन रखने के लिए है। जैसे कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये एक प्लान हो गया। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैनग्रूव्स एंड कोरल रीफ्स फॉर मैनग्रूव्स एंड कोरल रीफ प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये एक है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट, MOAFCC ने 2021 टू 2026 नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम का भी प्रपोजल रखा है, यानी कि 21 से लेकर 26 तक कोस्टल एरियाज को मैनेज करना है और उनको प्रोटेक्ट करना है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया है कोस्टल बीचेस के आसपास, ताकि हम अपने जो कोस्टल एरिया है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि सेंटर्स नोटिफाइज इंडियाज 31st एलिफेंट रिजर्व। तो सेंटर ने तमिलनाडु में
कन्याकुमारी एंड तिरुनेलवेली में जो अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व है उसको अनाउंस किया है और ये इंडिया का 31st एलिफेंट रिजर्व है। शेड्यूल 1 जो है, अब एलिफेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया में जो एशियन एलिफेंट्स हैं वो शेड्यूल 1 में है इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। इनको साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और IUCN की रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। 2019 में इंडिया में लगभग मोर देन 29,000 एलिफेंट्स थे और ज़्यादातर एलिफेंट्स कर्नाटका, असम और केरला में है, जहां पर 3000 से भी ज़्यादा जो है एलिफेंट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इनिशिएटिव्स हैं रिगार्डिंग एलिफेंट्स जो लिए गए हैं। सबसे पहला तो एक माइक साइट्स है। ये कुछ माइक साइट्स यहाँ पे मैप में दी हुई हैं, जिसमें केरला में वायनाड है, नीलगिरी है, कर्नाटका में मैसूर है, तो 3 साइट इस तरफ हो गई। मयूरभंज उड़ीसा में, शिवालिक है उत्तराखंड में, ईस्टर्न द्वार्स वेस्ट बंगाल, असम के अंदर चिरांग रीपू है, मेघालय में गारो हिल्स, अरुणाचल प्रदेश में दियोमाली, असम में दिहिंग पटकाई। तो ये सब क्या है, ऐसी 10 माइक साइट्स हैं, यानी कि वो साइट्स एक ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव है एशिया और अफ्रीका के एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि इन साइट्स पर एलिफेंट्स के इलीगल किलिंग को मॉनिटर किया जाता है। इनिशिएटिव देखें तो इंडिया ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है शुरू किया था एज अ स्टेप बाय द गवर्नमेंट, ताकि रेस्क्यू किया जा सके एलिफेंट्स को, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके स्टेट्स को, ताकि वो एलिफेंट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की तरफ स्टेप्स ले सकें। अब हम बात कर लेते हैं ला नीना की। सो ला नीना जो कंडीशंस हैं, तीसरी बार ऐसा हुआ है एंड 6th टाइम हुआ है सिंस 1950। 2020 में जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है वहां पे ला नीना की जो है कंडीशंस अब 3rd ईयर में एंटर कर चुकी हैं अकॉर्डिंग टू द IMD डेटा। अब जो ट्रिपल डिप है ला नीना में, ट्रिपल डिप मतलब पहले ला नीना आया, फिर दोबारा ला नीना आया, फिर थर्ड बार, दिस इज द 3rd टाइम द ला नीना हैज कम एंड दिस इज कॉल्ड एज द ट्रिपल डिप। 2020 सितंबर में बिगिन हुआ था और ऐसा अनुमान है कि आने वाले 6 महीनों तक ये कंडीशन जो है रहेगी। सो बेसिकली ला नीना होता क्या है, पैसिफिक ओशन में एक वेदर का ट्रेंड है जनरली, जिसमें जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो बिलो एवरेज डिक्रीज हो जाता है। यानी कि ला नीना एक ऐसी कंडीशन है जहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, जो सी का जो वाटर है वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो लो प्रेशर कंडीशन डेवलप होती है। लेकिन अब लो प्रेशर कंडीशन क्या है, उस एरिया में डेवलप हो रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ से जो एयर है वो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक की तरफ क्या करेगी, मूव करेंगी। क्लियर, ये हम इससे डायग्राम से बेटर समझ लेंगे। बट अभी आप ये समझिए कि ला नीना की वजह से टेम्परेचर में डिप आता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो कोल्ड वाले एरिया में क्या होता है ना, हाई प्रेशर जनरेट होता है। जैसे आप देखेंगे पोलर एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो जो ला नीना है वहाँ उस टाइम उस ला नीना की कंडीशन में कोल्ड हो जाता है टेम्परेचर। दूसरी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो इसके ठीक ऑपोजिट होता है। इट इज एक्सेप्शनली वार्म कंडीशन, यानी कि जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, लो प्रेशर कंडीशन डेवलप होगी। अगर ला नीना की कंडीशन होती है तो इंडिया के पास सरप्लस मानसून होता है, लेकिन अगर एल नीनो की कंडीशन होती है तो इंडिया में डेफिसिट मानसून होता है। उसका रीजन हम आने नेक्स्ट स्लाइड में इस डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो, ये है इंडिया, ठीक है, और ये रहा है पैसिफिक इक्वेटोरियल एरिया। अब ला नीना में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब इधर क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, इधर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया इंडियन ओशन की तरफ। तो एयर क्या है, इस तरफ मूव करेगी और फिर कोलारिस फोर्स की वजह से इस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया में आ जाएगा और फिर उसके बाद विंटर के कंडीशन के टाइम में नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इस तरीके से साइकिल चल रहा है। तो एल नीनो की कंडीशन, जो ला नीना की कंडीशन है वो इंडिया के लिए एक बेटर मानसून का क्या इंडिकेशन है। क्लियर। मगर वहीं एल नीनो की कंडीशन में क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगी। अब इस तरफ तो लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो रही है, अब यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर कंडीशन, तो एयर क्या है इस तरफ मूव करेगी। तो इस वजह से इंडिया में क्या है, रेनफॉल नहीं हो पाएगी। इंडिया में क्या है, रेनफॉल नहीं हो पाएगी। अब जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है तो इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से पानी लेते हुए इंडिया में क्या होती है, बारिश होती है।
सो एल नीनो और ला नीना जो है अक्सर हर 4-5 साल में क्या है ये कंडीशन रहती है। ज़्यादातर एल नीनो की कंडीशन होती है, ला नीना की कंडीशन कम ही रहती है। ठीक है, तो ये जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है इसकी 2 फेज हैं। तो जो एनसो होता है, ये इस पूरे फिनोमिना को क्या है, एनसो कहा जाता है। इस एनसो के 2 फेज होते हैं, एक होता है एल नीनो, दूसरा होता है ला नीनो। क्लियर? तो ये हमने समझा इससे रिलेटेड। सो बे ऑफ बंगाल जो स्टॉर्म एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, अब इंडिया में जब ला नीना की कंडीशन होती है तो इंडिया में तो बे ऑफ बंगाल की स्टॉर्म्स होते हैं, यानी कि बारिश होगी। पेरू में ड्रॉट होती है, इक्वाडोर और पेरू में क्या होती है, ड्रॉट होती है। ऑस्ट्रेलिया में मेजर फ्लड्स आते हैं क्योंकि इस तरफ मूव कर रही है ना एयर, तो यहाँ से पानी लेते हुए इधर बारिश होगी। वेस्टर्न पैसिफिक में हाई टेम्परेचर रहता है। इंडियन ओशन एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमाली कोस्ट, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया, यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर रहेगा इन द वेस्टर्न पैसिफिक। क्लियर? वेस्टर्न पैसिफिक में, इंडियन ओशन में और सोमालिया की कोस्ट के ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालियन कोस्ट, वहां पर क्या है, हाई टेम्परेचर रहता है। सो दिस वाज इट इन दिस लेक्चर। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सेम सीरीज। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपसे मिलेंगे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग परफेक्शन IAS। हैव अ नाइस डे।